क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, BSc है, नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDA, SSC वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां उनके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में कराई जाती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे नीट 2024 फिजिक्स T3 बुकलेट के क्वेश्चंस कर रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने, सोल्यूशन कर रहे थे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे करना और क्या करना है। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? दो कॉलम है। एक कॉलम में ये दे रखा है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दूसरे कॉलम में दे रखा वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। इसको मैच कराना, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी शेल से किसी ग्राउंड शेल या नीचे के शेल पे जब गिरता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, उसका उस एनर्जी का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक वेवलेंथ होता है। तो वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब गिर रहा है इस वाले शेल पे, तो उसका कितना वेवलेंथ होगा, इस वेवलेंथ का ये कॉलम में दे रखा है। इनको मैच कराना है और यहाँ पे चॉइस दे रखा है। इसको मैच करके बताना कि इसमें से कौन सा पॉसिबल मैचिंग है। ठीक, ये सवाल दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। एटम एंड न्यूक्लियाई 2 चैप्टर है, वहाँ से है, एटम से है। केमिस्ट्री में भी हम लोग एटम पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मगर केमिस्ट्री में एटम का जो कंसेप्ट है वहाँ पे हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, किधर कर रहा है, उसकी एनर्जी कितना है, उसका वेलोसिटी कितना, उसका रेडियस कितना है, क्या रिलेशन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब एक शेल से दूसरे शेल पे आए तो एनर्जी कितना, वेवलेंथ कितना होगा उसका। इन सब बातों को हम लोग फिजिक्स में करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं थोड़े से कंसेप्ट को फिजिक्स के रेफरेंस में बताते हुए चल रहा हूँ ताकि इस सवाल को करेंगे भी और साथ ही कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। कितनी बात सुनने, एटम से रिलेटेड अलग अलग टाइम में लोगों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके करेक्टर से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले बताते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उस एटॉमिक कंसेप्ट को जे थॉमसन ने गलत करके एक नया कंसेप्ट दिया। वक्त गुजरते रहा, उसको जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसे रदरफोर्ड ने गलत करके फिर एक नया मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे, उसको मॉडिफाई करने, उसको रेक्टिफाई करने के लिए नेल बोर ने अपना कंसेप्ट दिया, कई सारे कंसेप्ट दिए। जिस तरह से सोलर सिस्टम में प्लैनेट घूमते रहते हैं, ऐसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में घूम रहे होते हैं। ये नेल बोर के टाइम में था। और दो कंसेप्ट क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल पे है, वो उसका उतना ही एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वजह से उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट अलॉट किया गया है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही एंगुलर मोमेंटम है जिससे वो 1 नंबर शेल पर रह सकता है, तो वो 1 नंबर शेल पर रहेगा, वो 2 नंबर पे जा नहीं सकता। किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतना एंगुलर मोमेंटम है कि वो 2 नंबर शेल पे रह सकता है, तो वो 2 नंबर पे ही रहेगा, ना वो 1 नंबर पे रहेगा, ना वो 3 नंबर पे जाएगा, वो रहेगा 2 नंबर पे। ये नेल बोर के टाइम में दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके देख सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसी से बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से पर्टिकुलर शेल पे इसका ग्राउंड स्टेट होगा या कौन से शेल पे ये रहेगा एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से।
कितनी बात सुन में। तो बताया क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल पे भी है वो अपने आप से नहीं है, वो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है कि वो उसी एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर शेल पे रहेगा। ये नील बोर के टाइम में था। हाँ, उसने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल पे से दूसरे शेल पे अगर जाना चाहे तो अपने आप से नहीं जा सकता, उसको जाने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे ये हम लोग मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, एक शेल है, दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन को मान लो इसको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इतना है जिसके हिसाब से ये इस पे आएगा, ये सेकेंड शेल पे इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, यही इसका ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि उसके पास इतना ही एंगुलर मोमेंटम है। ना ये नीचे जा सकता है ना ये ऊपर जा सकता है। कितनी बात सुन में। लेकिन हाँ, नील बोर के टाइम में क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकता है, अगर इसके बीच का जितना एनर्जी गैप है या इसके बीच में जितना एनर्जी गैप है यहाँ पे, अगर इतना एनर्जी देगा तो ये जंप करके इस पे चला जाएगा। इसका जो गैप है वो अगर उतना एनर्जी और दे तो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, नीचे तो नहीं जा सकता, नीचे तो नहीं आएगा ये, लेकिन जिस सेल पे है उससे ऊपर जा सकता है। जितना एनर्जी गैप है एक शेल और दूसरे शेल के बीच में, उतना एनर्जी दे दिया जाए तो। कितनी बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऊपर चले जाते हैं, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। ये इसका ग्राउंड स्टेट था, हमारा ग्राउंड स्टेट। कितनी बात सुन में। तो ग्राउंड स्टेट तो उसका अपना नेटिव स्टेट है, वहां पे वो तो रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद वो एक्साइट होकर ऊपर चला गया तो ये एक्साइटेड स्टेट है। और ये जो स्टेट होगा ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के बाद अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये लौट के वापस आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसी जगह पे आ जाएगा, इसी जगह पे आ जाएगा, जिस शेल से चला था उस पर वापस आ जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ये वापस आ रहा हो तो जितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितना एनर्जी गैप है वो एनर्जी इधर रिलीज किया, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप था वो रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जब इस एनर्जी को जब हम लोग पास करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इस एनर्जी के हिसाब से इसका अपना एक लाइन आता है, ठीक है, अपना एक लाइन आता है, उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहा है, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो एनर्जी लॉस कर रहा होगा, वो एनर्जी हम लोग फोटोन के एनर्जी के फॉर्म में दिखाएंगे। तो वो जो एनर्जी होता है एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू। और ये जो एनर्जी है इसके हिसाब से दिखाएंगे कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। ये अगर न्यू को हटाना चाहेंगे तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो एनर्जी है और ये इसका जो वेवलेंथ है आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं, और इसी का वेवलेंथ बताना है। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। जैसे ये थर्ड शेल से सेकंड पे आएगा, फोर्थ से सेकंड पे आएगा, फिफ्थ से सेकंड पे आएगा, सिक्स से सेकंड पे आएगा, तो जो एनर्जी लॉस करेगा उसके हिसाब से जो वेवलेंथ होगा उसका रिलेशन बताना है, उसका वैल्यू बताना है। कुछ समझ में आए कंसेप्ट के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है, यहाँ से अपने आप से नहीं गिरेगा, वो तो एक्साइट होता है तब जा गिरता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट पे होता है, जब उसको एनर्जी कहीं से मिलता है तो वो जंप करके हायर शेल पे, हायर ऑर्बिटल पे जाता है। लेकिन वो उसका एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, टेम्परेरी स्टेट होता है, वो फौरन ही वापस जब तक एनर्जी मिल रहा तब तक तो वो ऊपर जाएगा, रुकेगा, लेकिन जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर वो दोबारा से वापस नीचे आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे। उस वक्त जब आ रहा होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और ये इस तरह से रिलेशन होता है। कितनी बात समझ में। आगे चले। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये चार्ज दे रखा है कि थर्ड शेल से सेकेंड शेल पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा,
फोर्थ से सेकंड पे, फिफ्थ से सेकंड पे, सिक्स से सेकंड पे। तो देखते हैं कि एनर्जी का जो कितना, किस केस में किसका ज़्यादा एनर्जी है, किसका कम एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी और ये वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करता है। ये देखिए एच है प्लैंक कांस्टेंट, ये और ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली है। क्या मतलब हुआ कि जब एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, और एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का रिलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड हम लोग बता सकते हैं, और दूसरा है रिलेशन बेस्ड। तो पहले मैं कंसेप्ट बेस्ड इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड आंसर बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिलेशन बेस्ड आंसर बताऊंगा। यहाँ पे जो है हमने एक फिगर बना के दिखा रहे कि सपोज करते हैं कि ये जो हमारा एक एटम है, ये हम लोग सपोज करते हैं कि एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, एक और इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना थर्ड से सेकंड पे गिरता है, फोर्थ से सेकंड पे गिरता है, फाइव से सेकंड पे गिरता है। तो ये जो एनर्जी लॉस कर रहा है वो कितना कर रहा है? तो देखिए n3 से n सेकंड, यानी कि थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन गिर के सेकंड शेल पे आता है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा। अगर n फोर्थ शेल से सेकंड शेल पे आएगा तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर n फिफ्थ यानी फिफ्थ से सेकंड पे आएगा तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, और सिक्स शेल से सेकंड पे आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितना लेंथ बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी के हिसाब से अगर देखते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस डी इज मच ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सी। इसी तरह से ये ज़्यादा होगा डेल्टा ई बी, ये इससे ज़्यादा होगा, बी से, बी पे तो फोर्थ से सेकंड पे आता है, और ये ज़्यादा होगा डेल्टा ई ए। कितनी बात समझ में आई? ये एनर्जी ज़्यादा होगा। इस तरह से एनर्जी का अगर देखेंगे कि किस वाले केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी, तो एनर्जी के हिसाब से इस तरह से हम लोगों ने अरेंज कर दिया। यानी 6 से जब 2 पे आएगा तो उस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, 5 से 2 पे आएगा तो वो कम होगा, 4 से 2 पे आएगा तो कम होगा, और 3 से 2 पे आएगा वो और भी कम होगा। और हमने बताया कि जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इस वक्त सबसे कम छोटा वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ सबसे छोटा किधर होगा? तो इसका जो वेवलेंथ होगा, यानी सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा इस वाले कंडीशन में, जब ए वाला होगा, यानी ए मतलब 3 से 2 में आ रहा होगा, सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा। कितनी बात समझ में? और उससे छोटा होगा वेवलेंथ बी वाले में, यानी कि इस केस में, उससे छोटा होगा इस केस में, और सबसे छोटा होगा इस केस में, एनर्जी के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई? अब अगर हम लोग इसको मैच कराते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो इससे ये जो है ना सबसे बड़ा वेवलेंथ आएगा इस केस में। तो बड़ा वेवलेंथ का वैल्यू देखते हैं, सबसे बड़ा कौन? ये 410.2 नैनोमीटर, 434.1 नैनोमीटर, 656.3 नैनोमीटर, 480। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ ये है, तो ये मैच कराएंगे तो ये थर्ड से मैच कर जाएगा, ये सबसे बड़ा वेवलेंथ। सेकेंड वाला में इससे छोटा वेवलेंथ, इससे छोटा वेवलेंथ का 656 486 है, तो ये सेकंड वाला इससे मैच कर जाएगा, बी वाला जो है ना इससे मैच कर जाएगा वेवलेंथ। इस केस में उससे छोटा वेवलेंथ होगा, तो यहाँ 410 434, तो ये जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाला से मैच कर जाएगा, और फोर्थ वाला जो है ना फर्स्ट वाला से मैच कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें चॉइस किसका दे रखा है। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ जो है हम लोग का ए जो है थर्ड के बराबर हो, ए जो ना थर्ड से मैच कर रहा है, तो ए थर्ड, ए फोर्थ, ए वन, ए टू, ए थर्ड, ये फोर्थ वाला कंडीशन में ए थर्ड मैच कर रहा है, फोर्थ वाले कंडीशन में ए थर्ड मैच कर रहा है। ए जो है ना थर्ड से, बी जो है कितना फोर्थ से, बी फोर्थ से मैच कर रहा है बिल्कुल। सी जो है सेकंड से, सी सेकंड से, और डी जो है ना फर्स्ट से, डी फर्स्ट से। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। कितनी बात समझ में? ये कंसेप्ट बेस करा है हम लोगों ने। कहाँ कहाँ समझ में आया? ये समझ में आ रही है, ये एक कंसेप्ट बेस हम लोगों ने कहा है कि एनर्जी अगर
ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होगा। जो रिलेशन हमने बताया था, ये हम लोग का पास रिलेशन था, ये E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा है। इस रिलेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये बताया इसको। इसका जो है फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। ये तो था हमारा कंसेप्ट बेस्ड। इस तरह से एक रिलेशन बेस्ड भी है, फॉर्मूला बेस्ड भी है। तो अब अगला जो है मैं फॉर्मूला बेस्ड कराता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ये? ठीक। जो लोग हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर है, जो उन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, वो तो अपने दो नियर एंड डियर को शेयर करें। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कराएं। वो लोग जो लोग नीट जेई का 11th-12th में है, नीट जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। आपको हमारे चैनल से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो बच्चे बच्चियाँ जो 8th, 9th, 10th में हैं, जो आगे चल के नीट जेई के लिए एस्पिरेंट है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है नीट जेई से रिलेटेड। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बढ़ेंगे आगे, तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन को देते रहेंगे। तैयारी भी कराते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन को भी देते रहेंगे, तो आप एक डायरेक्शन में रहेंगे, एक गाइडलाइन में रहेंगे। अगर गाइडलाइन में रहेंगे तो ठीक, आप डायरेक्शन में रहेंगे और अपने मंजिल को जाएंगे। अगर बिखर जाएंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 8, 9, 10 के बच्चे। अगला मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब हम लोग रिलेशन बेस्ड करते हैं, क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है, उसके बेस पे इसको निकालते हैं। कितनी बात सुनी? क्या बताते हैं कि जैसे हमारा ये एक आटम है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है, ये एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है, अपने शेल पे होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के अपोजिट चार्ज होने की वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसका अपना एक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी का रिलेशन दिया गया है ड्राइव करके, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास कितना एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला दे रखा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर शेल, एन शेल पे अगर है तो उसका एनर्जी कितना है, ये माइनस में है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, एक होता है रिपल्सिव फोर्स। जब भी कभी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो नेगेटिव में होता है। तो ये नेगेटिव में दे रखा है। ये रिलेशन है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, n नंबर ऑफ शेल। बाकी ये तो सब कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फोटोन का मास भी उतना ही होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। और के कांस्टेंट होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के का वैल्यू होता है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 10 टू द पावर -34। ये वैल्यू होता है। एन होता है नंबर ऑफ शेल। तो ये एक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल पे है, उसके पास इतनी एनर्जी है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल से किसी दूसरे शेल पे, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से जितना एनर्जी था, ये अपनी एनर्जी En2 ले लेते हैं, और ये En1 यानी इस पे आ रहा है। अगर ये यहाँ से एनर्जी रिलीज, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट यहाँ है, जब ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ आएगा। तो कितना ये एनर्जी गैप है इन दो शेल के बीच में, कितना एनर्जी गैप है या कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी का डिफरेंस है, उसको निकालने के लिए डेल्टा ई निकालते हैं। और डेल्टा ई जो होता है En2 माइनस En1, यानी ऊपर वाले का 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो इतना एनर्जी गैप मिल जाता है। इसके जो वैल्यू होगा सेम ऐसे ही होगा, इसका वैल्यू भी ऐसे ही होगा। जो कॉमन टर्म है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई जो होता है हमारा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n 2 स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे
माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस का ये 2 बाद में कर दिया, 1 पहले कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस था, इसकी वजह से हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया उसको, एक एक करके नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये यहाँ प्लस कर दिया इसको, और ये ऑर्डर को बदल दिया। ये 2 पहले था वो बाद में कर दिया, और ये 1 बाद में था पहले कर दिया। कितनी बात समझ में? ये हमारा रिलेशन आता है। ये जो एनर्जी है डेल्टा ई, इसको हम लोग एच न्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। एच न्यू, ये हमारा एच न्यू के बराबर होता है, फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 एच स्क्वायर, और ये है 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, 1 वो है जिस पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, 2 वो है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। कितनी बात सुने, ये समझ में आ गया? ये अगर H को हम लोग इधर भेज देते हैं तो यहाँ H क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये H को उधर भेजेंगे प्लैंक कॉन्स्टेंट, तो यहाँ H क्यूब हो जाएगा। और अगर हम लोग न्यू को हटा के लिखेंगे तो C/λ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, C को भी इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4। ये H यहाँ आके H क्यूब हो गया, और C/λ था तो C भी यहाँ आ गया, और ये आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये समझ बात आ गई है? ठीक है ना। अब इस पूरे को जो वैल्यू है, इस पूरे को जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, सबको डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नाम देते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज़ सी एच क्यूब। इस पूरे को एक कांस्टेंट बोल देते हैं। ये सभी कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं है, सभी के लिए कॉमन है। इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, आर से दिखाते हैं। और इसको आर से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा, आप लोग नोट कर लिए। ये आर हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर को रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज़ टू 4 सी एच क्यूब, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, आर से दिखा दिया। और ये 1/n स्क्वायर ये है, आर को रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। आर का जो वैल्यू जो है, सब सारे वैल्यू को डालने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 1.0973 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये पर मीटर आ जाता है हमारा। अगर मैं रेडबर्ग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर दूं, 1/r कर लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1.0973 10 टू द पावर 7, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलता है हमारा 9.113 10 टू द पावर -8 मीटर। रेसिप्रोकल है, आर का रेसिप्रोकल लिया, 1/r कर लिया, तो ये वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका सिंपल 9.113 10 टू द पावर -8 मीटर जाता है। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन में लिख दूं तो 1/r का एंगस्ट्रॉन में जो वैल्यू आएगा वो 911.3 एंगस्ट्रॉन आता है। ये इसका वैल्यू आता है रेसिप्रोकल करके। अब इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको पहले ही कर दिया है। कितनी बात समझ में? इसको दोबारा से सिंप्लीफाई तो 1/λ इज इक्वल टू आर, और ये ब्रैकेट में है तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 n2 का कॉमन स्क्वायर कर लो, ये ऐसे हो गया। ठीक है, वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r, ये हो जाएगा। और ये जो है वैल्यू जो है n1 n2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये एक हमारा फॉर्मूला आएगा वेवलेंथ निकालने के लिए। 1/r रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग एंगस्ट्रॉन में लेते हैं तो 911.3 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। ये हम लोग डाल देंगे, ये वैल्यू हमारे पास रेडीमेड मिल गया, और ये n1 n2 का वैल्यू हमें जो भी होता है वो हम लोग डाल के और ये वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो ये एक फाइनल वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को किस सेल से कहाँ तक जा रहा है उसका n1 n2 का वैल्यू डाल देते हैं, और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे
बाकी वैल्यू डाल के तो वेवलेंथ निकलता रहेगा। तो ये जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब मैं इसी के हेल्प से इन चारों का वेवलेंथ कैलकुलेट करके निकालता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने ला के दिखा दिया ताकि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू निकाल के देख सकते। ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 1/r का जो वैल्यू था एंगस्ट्रोन में 911.3 एंगस्ट्रोन था, मैंने वो वैल्यू डाल दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ N1 N2 का वैल्यू लेना है और वेवलेंथ निकलता रहेगा। अब हम लोग पहले वाले केस में क्या है कि N2 जो ना 3 है, N1 2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा ए निकालने, ए वाला का लैम्डा कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा ए कंडीशन में, तो 911.3 N1 जो है 2 है, N2 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो इसमें, और N2 जो है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है 911.3, और ये आ जाएगा 36, ये 2 3 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, तो ये हमारा 5 आएगा। ठीक है, ये एंगस्ट्रोन में आएगा ये। ठीक, अब अगर हम लोग इसको वेवलेंथ निकालते हैं तो ये देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6563 एंगस्ट्रोन, ये एंगस्ट्रोन के फॉर्म में आ गया, 6563 एंगस्ट्रोन के आसपास आ जाएगा वैल्यू। लेकिन हमें आंसर जो है ना नैनोमीटर में बताना है, तो नैनोमीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 656.3 नैनोमीटर, ये हमारा आ जाएगा, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा लैम्डा ए का वैल्यू। कितनी बात समझ में आई? आसान है, ये बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा आ गया पहले वाले कंडीशन में। ठीक, ऐसे अगर लैम्डा बी निकालना चाहते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करूंगा। कितना दे रखा 911.3, ये तो 1/r का वैल्यू हो जाएगा, और N1 जो है N2 जो है 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, और 4 का 16 2 का 4, ये स्क्वायर में आ जाएगा, इस तरह से ही आ जाएगा ये। इसका ऊपर आएगा 911.3, और ऊपर आ गया 8 का स्क्वायर 64, और ये आ जाएगा 12। ठीक, यहाँ पे N1 जो है 4 है, और N2 जो है ना 4 है, N1 2 है। इस केस में N1 2 है, N1, और N2 जो है 4 है, और इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4861 एंगस्ट्रोन आएगा। ये एंगस्ट्रोन के फॉर्म में है, नैनोमीटर में लेंगे तो 486.1 नैनोमीटर, ये ऐसे आ जाएगा। बाकी इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, थर्ड फोर्थ सबका निकाल लेंगे, बी का भी निकाल लेंगे, सी का भी निकाल लेंगे, डी का भी निकाल लेंगे, और यही मैच करेंगे, यही आएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग करके बाकी दो कंप्लीट कर सकते हैं। ये दो तो मैंने करके दिखा दिया। वेवलेंथ निकालने के लिए कि उनका जो है जब इलेक्ट्रॉन हायर और शेल से नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है या किसी गिवन शेल पे आता है तो उस वक्त कितना वेवलेंथ होगा, उसका रिलेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन वो बच्चे जिनको अपना करियर बनाना है वो तो देखें आप, क्योंकि बड़े छोटे वीडियो से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके करियर का सवाल है, आप इतने मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अगर थोड़ा 10 मिनट के बजाय 15 मिनट का वीडियो हो जाए, तो थोड़े बड़े वीडियो हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको नुकसान थोड़ी कर रहा, आपके लिए नुकसान नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ा वीडियो छोटा नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको कंटेंट मिल रहा है, उनको एक बेसिक कंसेप्ट मिल रहा है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा, कितना बताया, कैसे शॉर्ट बताया, वैसा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बिल्कुल शॉर्ट करके ईजी करके बता रहा हूँ, ताकि आपको कंपटीशन में करने में आसानी रहे। ठीक है, तो पूरी देखिए और समझिए इसे। कितनी बात समझ में? ओके, थैंक यू।